हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग कमीशन गाइडलाइंस। बेसिकली प्लानिंग कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितनी भी यूनिट्स होती हैं उन सभी यूनिट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को वो असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके उसके लिए ये सारी उन इंडस्ट्रीज से उनके अपकमिंग 5 इयर्स का जो है प्लान लेती है। ठीक है, उस प्लान के बिहाफ पे वो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन उन इंडस्ट्री से अपकमिंग 5 इयर्स का जो प्लान आउट लेती है उसमें बेसिक कौन कौन से पॉइंट्स कवर होने चाहिए उसकी हम आज स्टडी करेंगे। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1950. It helps to stabilize 5-year plans. Planning commissions help to ensure economic growth and development. अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग प्रोसेस को, वर्किंग कल्चर को, उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट को और उसके मशीनरीज को, उसके इक्विपमेंट्स को, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर हम समझे तो अगर उसके सभी इंटरनल प्रोसेस को अगर हम प्रॉपर्ली स्टडी करें तो हम ये प्लान आउट कर सकते हैं, या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस इंडस्ट्री का या फिर उस इंटरप्राइज का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आने वाले समय में कैसा रहेगा। सर यही रीजन है कि प्लानिंग कमीशन जो है उन इंडस्ट्रीज से उनके अपकमिंग 5 इयर्स का जो है प्लान मांगती है और उस प्लान के बिहाफ पे वो फर्दर प्लानिंग करती है। तो बेसिकली वो जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होती है, चाहे वो कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, चाहे वो उस इंडस्ट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो। सो इन ऑर्डर टू प्रोसेस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड अराइव एट investment decision, the planning commission has issued guidelines for preparing for formulating 5 years plan for industrial projects. तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उस इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल मिले उससे पहले प्लानिंग कमीशन जो है उनके 5 ईयर के प्लान को प्रॉपर स्टडी करता है। ठीक है, और उस स्टडी के बाद ही जो है उस इंडस्ट्री को फाइनल अप्रूवल देता है ताकि वो अपने उस एंटरप्राइज को सेटअप करे या फिर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करे। तो जो मेन पॉइंट्स इसमें हम कवर करते हैं, इसमें पहला पॉइंट हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं कि उस इंडस्ट्री की क्या फिजिबिलिटी है। तो उस इंडस्ट्री की फिजिबिलिटी को एश्योर करने के लिए हम ये बताते हैं कि वो इंडस्ट्री किस सेक्टर की है। ठीक है, उसका प्रोडक्शन कितना होना है, ठीक है, उसका रोल पब्लिक सेक्टर में कितना है, इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन कितना है, उसका किस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक कंसर्न्स हैं जिसको हम बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन, जिसको यूज करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ये कहें ये हम इसकी हम फिजिबिलिटी स्टडी कर सकते हैं कि उस कंपनी के ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो इसमें बेसिकली हम ऐसे बेसिक पॉइंट्स की स्टडी करते हैं जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी इंडस्ट्री को लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लोकेशन चाहिए, किस लोकेशन पर हमें इंडस्ट्री लगानी है। अब हमें लोकेशन मिल गया, इंडस्ट्री हमने लगा भी लिया, तो फिर हमारा जो लास्ट प्रोसेस होता है वो था डिमांड एंड सप्लाई का, क्योंकि बेसिकली उस डिमांड सप्लाई को मीट करने के लिए हम जो है अपना प्रोजेक्ट जो है लगा रहे हैं। तो डिमांड और सप्लाई का बेसिक रोल प्ले ये है यहाँ पे कि आप डिमांड को जब तक नहीं इवेल्युएट करेंगे तब तक आप प्रॉपर सप्लाई को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आपको आपको किसी किसी सपोज करिए सपोज करिए कि आपने एक बेकरी का प्लांट लगा रखा है, ठीक है, और उस बेकरी के प्लांट से आप उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में सभी को ब्रेड्स या फिर अदर कन्फेक्शनरी आइटम जो है सप्लाई करते हैं। तो सपोज करिए उस डिस्ट्रिक्ट में जो पर डे जो ब्रेड की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, सपोज करिए 1 लाख पैकेट की रिक्वायरमेंट है, और आपका जो प्रोडक्शन है वो 50,000 की है। तो कहीं ना कहीं आप उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और जब आप डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे तो आप सप्लाई को आप प्रॉपर सप्लाई दे नहीं सकते। तो इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप डिमांड को वैल्यूएट नहीं करेंगे
तब तक आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी डिपेंड करती है डिमांड पर, और अगर हम डिमांड को इवेलुएट करते हुए अगर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते या घटाते हैं तो अपनी सप्लाई को मीट कर सकते हैं। ये था हमारा प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब अगर बात करें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन की, तो बेसिकली प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में हम अपने प्रोजेक्ट में छोटी से छोटी चीज से लगाया बड़ी से बड़ी चीज के बारे में हम यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हमें अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। जैसे कि जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन क्या है, जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो वाटर की क्या फैसिलिटी है, हम जिस जगह प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो लैंड कैसा है, एग्रीकल्चरल लैंड है, रेजिडेंशियल लैंड है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, वहाँ का एयर कैसा है, वहाँ का फ्लोरा एंड फ्यूना कैसा है, ठीक है, अब वहाँ का पोल्यूशन कैसा है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस कैसा है वहाँ का। तो ये सारा जो बेसिक फिनोमेना है, इस बेसिक फिनोमेना की स्टडी करने के बाद हमें अपने उस रिपोर्ट में इसके रिगार्डिंग पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, ताकि जो प्लानिंग कमीशन है वो प्लानिंग कमीशन ये आइडेंटिफाई कर सके कि हम जो अपना यूनिट या फिर अपना इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो इंडस्ट्री सारे रिसोर्सेज, उस इंडस्ट्री को वो सारे रिसोर्सेज, बेसिक रिसोर्सेज मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं जो उसके सारी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग प्लान। बेसिकली मार्केटिंग प्लान वेरी इंपॉर्टेंट फेज है, बिकॉज मार्केटिंग के थ्रू ही हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्शन को हम मार्केट में उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं, उसके बाद हमें रेवेन्यू मिलता है। लेकिन उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। उस स्ट्रेटजी को हम प्लान कहते हैं, और वो स्ट्रेटजी उस प्रोडक्ट को सेल करने के रिगार्डिंग है, तो इसीलिए उसको मार्केट प्लान कहते हैं। तो बेसिकली मार्केट प्लान को हमें अपने उस रिपोर्ट में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होता है कि हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बना रखा है, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्शन है क्या उस डिमांड को मीट करता है नहीं करता है, और वो बेसिकली जिस एरिया में हमने अपनी यूनिट लगा रखी है वो यूनिट उस एरिया के कितने परसेंट लोगों की डिमांड को मीट करता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग के रिगार्डिंग हमें प्लान करनी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं डाटा ऑन मार्केटिंग, डेटा ऑन मार्केटिंग प्लान। बेसिकली यहाँ डेटा ऑन मार्केटिंग प्लान का मतलब ये है कि आपको पूरा डेटा प्रिपेयर करना होगा कि जिस जगह अपनी यूनिट लगा रखी है उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन में कितने % पॉपुलेशन आपके प्रोडक्ट की डिमांड करती है। तो इस तरह कुछ बेसिक डेटा अगर आपके पास रहे तब जाके अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को एवेलुएट कर सकते हैं। डिमांड एंड prospective supply in each of the area to be served। उसी के बिहाफ पे आप अपने डिमांड और सप्लाई को बैलेंस कर सकते हैं। The method and the data used for making estimates of domestic supply and selection of the product area should be presented। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग की एक्टिविटी को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, कुछ रॉ डेटा होना चाहिए। उस डेटा को यूज करके आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, एक प्लान आउट प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट। बेसिकली कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट में हमें जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, ठीक है, चाहे वो मशीनरी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रॉ मटेरियल को परचेज करने के रिगार्डिंग हो, चाहे वो लैंड परचेजिंग के रिगार्डिंग हो, तो हमें अपने जो भी कैपिटल हमारा रिक्वायर्ड है उसको हमें प्रॉपर इवैल्यूएट करना होता है कि हमारे टोटल एक्सपेंस कितना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ करें द एस्टिमेट शुड बी रीजनेबली कंप्लीट एंड प्रॉपर्ली एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन on all items of cost should be carefully collected and presented। Information on all items means raw materials के रिगार्डिंग हो, मशीनरीज के रिगार्डिंग हो, मैन पावर के रिगार्डिंग हो, या फिर लैंड के रिगार्डिंग हो, जो भी चीजें हम अपने इंडस्ट्री को सेट करने की चाहिए वो सारी चीजों के रिगार्डिंग जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को हमें प्रॉपरली अपने उस रिपोर्ट में प्रेजेंट करना होता है, ताकि जो प्लानिंग कमीशन है वो ये इवेलुएट कर सके कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है और हमारे इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल बजट कितना आ रहा है, ठीक है। तो वो जो गैप आ रहा है उस गैप को प्लानिंग कमीशन ही आइडेंटिफाई करता है, उस गैप को
क्या हम फिल कर सकते हैं, नहीं फिल कर सकते। अगर वो गैप बहुत ज्यादा होगा, इट मीन उस कंपनी को अप्रूवल देने में नुकसान है, ठीक है। लास्ट है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अगर फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब होता है प्रॉपर कंप्लीट बैलेंस शीट, ठीक है। तो बेसिकली a pro forma balance sheet of the project data should be presented. Description should be allowed for on the basis specified by the Bureau of Public Enterprise. Foreign exchange requirements should be cleared by the Department of Economic Affairs. The feasibility report should take into account income tax rebates for priority industries, incentives for backward area, accelerated description, etc. ओवरऑल फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब ये है कि बैलेंस शीट में आप सारी की सारी चीजें को मेंशन करें कि आपका क्या कैश इनफ्लो है, क्या कैश आउटफ्लो है, मतलब कितना पैसा आपने लगाया, चाहे वो इंडस्ट्री को सेट करने के रिगार्डिंग हो, चाहे उस इंडस्ट्री को चलाने के रिगार्डिंग हो। अब आपने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन के बाद मार्केट में आपने अपने प्रोडक्ट को सेल किया, तो आपके पास क्या कैश इनफ्लो होगा, यानी आपने कितना पैसा बाहर भेजा, यानी कैश आउटफ्लो किया, और कितना पैसा कैश इनफ्लो मतलब कितना पैसा आपके पास आया। तो इन सारी चीजों का एक प्रॉपर ब्यौरा हो, और जो भी आपके पास कैश इनफ्लो आया, उस कैश इनफ्लो पे आपने कितना टैक्स दिया, ठीक है। वो ये सारी की सारी चीजें जो है हमें फाइनेंशियल एनालिसिस में डिफाइन करनी होती है। नेक्स्ट हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में बेसिकली whereas social profitability analysis needs some adjustment in the data relating to the cost and return to the enterprise. One important types of adjustment involves a correction in input and cost to reflect the true value of foreign exchange, labor and capital. So the main point is one important type of adjustment involve a correction in input and cost. ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस प्रॉपरली अगर करते हैं, तो अगर कुछ ऐसे मिसमैचेस हैं, चाहे वो हमारे रॉ मटेरियल को लेके हो, चाहे किसी इनपुट को लेके हो, या फिर हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन को लेकर के हो, तो उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। The enterprise should try to assess the impact of its operation on foreign trade, indirect cost and benefits should also be included in the report. तो हम हमारे इंडस्ट्री का जो भी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को हम यानी उस कैश आउटफ्लो को कैसे कैश इनफ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी हमें रनिंग कैपिटल चाहिए अपनी इंडस्ट्री को चलाने के, उस रनिंग कैपिटल को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए हम कैसे फॉरेन एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, कैसे ट्रेड्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट को मैनेज कर रहे हैं, कैसे बेनिफिट को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें प्लानिंग हम इकोनॉमिक एनालिसिस के थ्रू करते हैं। तो ये था हमारा प्लानिंग कमीशन गाइडलाइंस।